अस्सलामुअलैकुम, न्यू अफ्तार ट्रांसमिशन में खुशामदीद। मैं हूं अनबार खाबर और मैं हूं आपके साथ नबीहा एजाज खान। उम्मीद करती हूं कि आप लोग खैर आफियत से होंगे, अच्छी सेहत में होंगे। आज 11 रमज़ान है और अच्छे से आपका जो रमज़ान का पहला अशरा है वो कंप्लीट हुआ, मुकम्मल हुआ। दूसरे अशरे में नाज़रीन हम अब दाखिल हो चुके हैं। बहरहाल लाहौर की बात की जाए, पंजाब की बात की जाए तो यहाँ पर मौसम काफ़ी खुशगवार है। बारिश ने यहाँ पर सर्दी जो है वो एक मरतबा लग रहा है कि सर्दी की लहर दोबारा से आई है। लेकिन बारिश जहाँ पर रहमत है वहाँ पर कुछ जगहों पर कुछ लोगों के लिए ये जहमत भी है। और बलोचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा के जो सरहदी इलाके हैं वहाँ पर भी बारिश जहमत बनकर ही आई है। कोहे सुलेमान रेंज में मूसलाधार तूफानी बारिश से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। और PDMA के जो मुंतज़मीन है उनकी जानिब से ये बताया गया है कि यौब DI खान कौमी शाहरा पर जो लैंडस्लाइडिंग है उसकी वजह से अनवार कई गाड़ियों को भी नुकसान और कई अफराद के जख्मी होने की इत्तलात भी मौसूल हो रही हैं। जहां लैंडस्लाइडिंग की वजह से कई किलोमीटर तक जो इलाका है उसमें बड़ी तादाद में जो मुसाफिर बसें हैं और छोटी गाड़ियां हैं, जो टूरिस्ट वहां पर मौजूद थे, अब ये बताया जा रहा है कि वो भी फंस गए हैं। और इसके साथ साथ इस्लामाबाद, पेशावर और सवात से आने वालियाँ हैं उन्हें खैबर पख्तूनख्वा की हदूद में दाखिल होने से भी रोक दिया गया है क्योंकि आगे लैंडस्लाइडिंग हो रही है। तो महकमा मौसमियात की जानिब से जो आइंदा चंद रोज़ हैं ये भी कहा जा रहा है कि मजीद बारिशें भी यहाँ पर हो सकती हैं। और दूसरी जानिब राजनपुर में रोदकियों ने एक बार फिर से खतरे की घंटी बजा दी है। बिल्कुल ऐसा ही है। और इसी हवाले से राजनपुर से हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट अता मोहम्मद रिपोर्ट कर रहे हैं, आप देखिए। जो है इस बार राजनपुर जो है डिस्ट्रिक्ट जो है रोद कोहियों के जो है वो निशाने पर है। और इस बार ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि राजनपुर में गुज़िश्ता साल की निस्बत जो है इस बार ज़्यादा जो है वो तबाही होगी। और जबकि उसकी क्योंकि वजह यह है कि गुज़िश्ता साल टूटने वाला जो हिफाजती बंद थे या इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको जो है मजबूत नहीं किया गया। जिस इलाके में मौजूद हूँ कैमरा मैन से रिक्वेस्ट करता हूँ पहले वो चीज़ आपको दिखा सकते हैं। टूटे हुए हिफाजती बंद ये दरअसल सेम नाला है और यहाँ से ही जो है रोद कोहियों से आने वाला जो पूरे डिस्ट्रिक्ट का जो पानी है वो यहाँ से गुजर कर दरिया में जाता है। लेकिन ये गुज़िश्ता साल टूट गया था इस्लामी रेलों के बायस। इसको अभी तक इंतज़ामिया की जानिब से ठीक नहीं किया गया, हुकूमत की जानिब से इसको ठीक नहीं किया गया। और ये सिर्फ एक जगह पे नहीं, मुतअद्दिद जगहों पे ये बांध जो है हिफाजती बांध टूटा हुआ है। और टूटने के बाद जब भी बारिश होती है लोगों में एक खौफ पाया जाता है। और यहाँ पर जो है हम एक मकामी शख्स हैं जिनका यहाँ पर घर है, हम उनसे जो है बात करने की कोशिश करते हैं। जी आप मुझे बताइएगा कि आपका पहले बताएं घर कहाँ पे है? असर घर चक शिकारी है जरा लोड ही आया है ना पिछले साल 6 महीने में असा तू झाग दे से सारी रोड टूट गई। इतु सेमल तुरस्ता का ना असा हाजीपुर रोड बनते शाहरू दवा बीमार ना घेन दे से ये सारी रोड बिल्कुल करियल उमें टूटी पिए सारा कोई था कि सुना ना कोई काई नहीं इको सेमल कोई बड़ा में सारी रोड ही बनी वजे आते सब सहूलत के मिली। मुझे ये बता दें कि गुज़िश्ता साल जो सैलाबी रेले आए थे उसमें आपके घर का कोई नुकसान हुआ था? हमारे घर डिग गए ने हुकूमत कोई नहीं ऐसा कोई पूछने वाला नहीं आया। हम अपनी मदद आप मिट्टी के बला दोबारा तैयार की तन से। हाँ जी बिल्कुल, जो है ये लोगों की आपने बातें सुनी, ये लोग बेयार और मददगार है। अभी तक इनको हुकूमत की जानब से किसी किस्म की इमदाद नहीं मिली। ये कह रहे हैं कि हमने अपनी मदद आपके तहत अपने कच्चे घर जो है वो तैयार किए है। ऐसी कहानी सिर्फ एक शख्स की नहीं, ऐसी कहानी राजनपुर के हर उस शख्स की है जिसका घर जो है पानी के लहरों के साथ जो है वो बह गया था। लोगों की जानब से जो है हुकूमत से अपील की जा रही है कि खुदा के लिए अब वक्त कम रह गया है, प्री मानसून भी आने वाला है। जबकि जो है महकमा मौसमियात ने बारिशों की भी जो है वो पेशीनगोई ज़ाहिर कर दी है। लेकिन अभी तक जो है हुकूमत की या ज़िला इंतज़ामिया की जो मशीनरी है वो नहीं जागी। और जो हिफाजती बांध है वो इसी तरह ही जो है वो टूटे हुए हैं, जो शायद इस बात के इंतज़ार में है कि इस बार फिर से जो है उस तरह के जो हालात हैं हुकूमत को जो है वो देखने पड़ें। हिफाजती बंद टूटने की वजह से वहाँ पर इस वक्त काफ़ी मुश्किलात का सामना है। और लोगों की जानिब से भी ये कहा जा रहा है कि मानसून का सीज़न भी आने वाला है तो शायद पहले ही तैयारियां कर अच्छी खासी तबाही यहाँ पर हुई है। हुकूमत को भी चाहिए कि वो अपनी तरजीहात तब्दील करे। काफ़ी लोगों को यहाँ पर मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। बहरहाल बहुत शुक्रिया ता मोहम्मद रिपोर्ट कर रहे थे राजनपुर से। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और अब शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। इस्तीफे, रेफरेंस दायर करने और बाइकॉट का शोर। सियासत बंद गली में दाखिल, कप्तान की धमकी, अब सड़कों पर निकलेंगे। रिटायर्ड SP का कत्ल, अपने ही मुलव्विस निकले। ऑटिज्म का आलमी दिन, आगाही इंतहाई जरूरी। चिकन पकौड़े और बारबेक्यू भी आज के पकवान का हिस्सा होंगे नियो पाकिस्तान में। और पाकिस्तान की सियासी तारीख में कल का जो दिन है उसको खास अहमियत हासिल होने जा रही है। और इसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट के
3 रुकनी बेंच ने इलेक्शन इल्तवा केस की समाअत करनी है। 2 दिन पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सियासी जमातों को इलेक्शन की तारीख के लिए 2 दिन की मोहलत दी थी और ये कहा था कि इत्तफाक राय से खुद ही आपस में बैठकर डेट्स अनाउंस करें, डिसाइड कर लें, नहीं तो फिर अदालत फैसला करेगी। और अब हम देख रहे हैं कि जो 2 दिन की मोहलत है वो आज ख़त्म होने जा रही है और इससे पहले ये मोहलत ख़त्म होती हुकूमत और जो इत्तेहादी जमातें हैं उन्होंने अपना अहम इजलास किया और फुल कोर्ट ना बनाए जाने पर 3 रुकनी बेंच के बॉयकॉट का ऐलान कर चुके हैं। बिल्कुल, और हुकूमत का मौकफ जो सामने आया है कि 3 रुकनी बेंच की बजाय फुल कोर्ट इस अहम मामले को देखे। फिर नवाज शरीफ ने भी इसकी तौसीह की और इस सारी सूरत हाल के बाद कल सुप्रीम कोर्ट में क्या सूरत हाल होगी ये अभी कहना कबल अज़ वक्त है। ताहम जो दूसरी जानिब इमरान खान ये कह रहे हैं कि अगर 90 दिन में इंतखाबात ना हुए तो वो फिर से सड़कों पर निकलेंगे। और इमरान खान साहब को अब ये कौन बताए कि 90 रोज तो तकरीबन गुजर चुके हैं। अब इमरान खान से कोई ये भी पूछे कि आपने जो 2 असेंबलियां तोड़ने की जिद की थी वो क्यों पूरी बिल्कुल किसके कहने पे आपने की और क्या इसका सियासी नुकसान भी पीटीआई को अब भुगतना पड़ रहा है? बिल्कुल, और असेंबलियां तोड़ने से जो जल्द इलेक्शन की राह है हमवार हो सकती है, इसकी यकीन दहानी उन्हें किसने करवाई थी? उधर मौलाना फजलुर रहमान ये कह रहे हैं कि 3 रुकनी बेंच पर उन्हें एतमाद नहीं है। फिर हुकूमत और अपोजिशन अपने तरीकों पर गौर कर रही है। हुकूमत ने अपने इरादे भी जाहिर किए हैं जिनके मुताबिक चीफ जस्टिस समेत 3 जजेस के खिलाफ रेफरेंस भी दायर किया जा सकता है। और ये बात वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कह रहे हैं। नवाज शरीफ के बॉयकॉट की तौसीक पर इमरान खान की जानिब से भी स्टेटमेंट सामने आई और वो ये कह रहे हैं कि एक सजा याफ्ता मफरूज शख्स फैसले कर रहा है, जबकि फवाद चौधरी ये इशारे दे रहे हैं कि यूसुफ रजा गिलानी की तरह जो वजीर आजम शहबाज शरीफ हैं भी नाअहल हो सकते हैं। तो अब नाज़रीन कल क्या होगा ये तो कल का दिन ही बताएगा। बहरहाल इस पूरी सिचुएशन के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए, एनालिसिस लेने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नसीम सिद्दीकी साहब, सीनियर एनालिस्ट तज्जिया कार। नसीम साहब बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। अभी जो सियासी लड़ाई है सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंची है और जो तकसीम है ये वाज़े तौर पर अब नजर आ रही है, क्या कहेंगे आप? ये कितना मुल्क का, जमहूरियत का नुकसान है इस सब में? अनवार ने जिस तरह कहा ना कि कल एक बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है। हमने तो बचपन से देखा है जब पीटीवी का खबरनामा आता था कि पाकिस्तान एक नाजुक दौर से गुजर रहा है। तो ये जो गरीब आवाम है जिनके वोटों से ये लोग पार्लियामेंट में पहुंचते हैं वो तो बेचारा हमेशा ही टर्मोइल के अंदर रहता है ना। उसको तो 2 वक्त की रोटी, आटे की लाइनें, चीनी, जब हम छोटे छोटे थे तो तब भी हमारे कानों में चीनी की आवाज़ ही आती थी कि 4 आने महंगी हो गई, 8 आने महंगी हो गई। तो जो आप कह रही हैं कि नुकसान है जमहूरियत को, बहुत बड़ा नुकसान है। आप ये देखें कि जो भी इस वक्त मामला चल रहा है, पाकिस्तान की इकॉनमी कहाँ जा रही है। आम आवाम जो है उसे तो इकॉनमी से फिक्र है ना, उसे नहीं है कि 90 रोज में इलेक्शन होते। इलेक्शन पहले भी हुए थे तो आवाम को क्या रिलीफ मिल गया, अब भी हो जाएंगे तो आवाम को क्या रिलीफ मिल जाएगा। बहरहाल आईनी मामला है, सुप्रीम कोर्ट हमारी सबसे बड़ा जो है आईनी इदारा है और देखते हैं कि वो कल क्या फैसला करते हैं। लेकिन नसीम साहब, हुकूमत ने जो कल बेंच के बॉयकॉट का ऐलान किया है ये ऐलान कितना खतरनाक है? आईन और कानून को चेंज करने की बात करी है इस वक्त हुकूमत और ये एक तसादुम की सूरत हाल अब हम देख रहे हैं हुकूमत और अदलिया के दरमियान। देखिए तसादुम वैसे तो एक हो चुका है। आपने देखा कि पाकिस्तान के अंदर जितनी पोलराइजेशन बढ़ चुकी है, सियासी जमातों के दरमियान, हमारी मीडिया के दरमियान, सहाफती पार्टियां भी डिवाइड है और अब जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी डिवीजन की खबर आ रही है और अब जो तो कि बहुत बुरी चीज है। जो है वो भी वही चीज में नजर आ रही है। बिल्कुल वो सामने आ रहा है। ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि पाकिस्तान में तमाम लोगों की नजरें सुप्रीम कोर्ट पे होती हैं। जब भी कोई कहीं फंस जाता है तो वो अदालतों की तरफ ही देखता है। अनवर, इसमें आपको एक मैं और स्पेशल बात बताऊं कि हम लोग जब रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, इस्लामाबाद में मैं अक्सर मौजूद होता हूँ, तो जो लोअर कोर्ट्स हैं या इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसके बाहर प्रिजन वैन्स खड़ी होती हैं और उसमें गर्मी के अंदर, शदीद गर्मी में कैदी बंद होते हैं और उनको कहा जाता है कि आज आपका मुकदमा नहीं सुना जाएगा क्योंकि अंदर कोई बड़ा मुकदमा लगा हुआ है। तो आम आदमी को तो कहीं पे भी रिलीफ नहीं मिलता। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में हमें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एतबार करना चाहिए क्योंकि ये वही चीफ जस्टिस है। जब पीटीआई की गवर्नमेंट ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आने के ऊपर डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब की रोलिंग आई थी तो उन्होंने सोमोटो एक्शन लिया था जिसको बहुत पसंद किया गया था। फिर मैं वहां मौजूद था जब शहबाज शरीफ को बुलाया गया, इनसे इनका वर्डिक्ट लिया गया, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को भी वहां बुलाया गया और उन्होंने फैसला दिया 5 जजों ने कि नहीं, आपको 14 आइन के अंदर आपको रहना है। इनका सुप्रीम कोर्ट आइन का सिर्फ मुहाफिज है, उसी ने हिफाजत करनी है। तो अभी भी यही है कि सुप्रीम कोर्ट की ने चीफ जस्टिस ने अपनी तरफ से तो 9 जजों का बेंच बनाया था जो कि बहुत बड़ा बेंच था क्योंकि टोटल जज जो इस वक्त है, वैसे तो सुप्रीम कोर्ट में गुंजाइश 17 जजों की है लेकिन इस वक्त 15 मौजूद है। तो 15 में से अगर आपने 9 बनाए, एक और बात इसमें देखिए सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्रीज हैं, कराची में है, लाहौर में है, प्रिंसिपल सीट इस्लामाबाद में, तो वहां पे भी जजों ने बैठ के बाकी मामला भी तो देखने ना जो आम आवाम से रिलेटेड है। अगर आप तमाम जजों को एक जगह एंगेज कर लेंगे
तो वो बात भी बढ़ती चली जाएगी। अच्छा, और उसका इस रिजल्ट कोई पूरे नहीं आएगा। मामले पे जो है नवाज शरीफ साहब का भी कल मौकफ सामने आ गया था, राना सनाउल्लाह की भी स्टेटमेंट सामने आ गई, वो ये कह रहे हैं कि हम अब रेफरेंस दायर करने जा रहे हैं। अच्छा, फिर पीटीआई की जानिब से फवाद चौधरी की भी कल की जो स्टेटमेंट थी, अगर आपने वो देखी होगी, कि जो वज़ीर आज़म है वो नाअहल होने जा रहे हैं, जिस तरह माजी की मिसाल दी गई कि जिस तरह यूसुफ रज़ा गिलानी साहब नाअहल हुए थे, तो दोनों में से कौन सा काम आपको लगता है कि पहले होगा? पहली तो ये बात है कि मैं नवाज शरीफ साहब की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन बात यह कि वो कन्विक्टेड है और कोर्ट्स को वांटेड है, चंद दिनों के लिए लंदन गए, तो वो वहाँ से बैठ के कोई डिक्टेट नहीं कर सकते, ना उनको करना चाहिए। हमने पहले भी बड़ा भुगता जब कराची के कायद वहाँ मौजूद थे और वहाँ से डिक्टेशंस आती थी और कराची का क्या हाल हुआ था। तो इसी तरह नवाज शरीफ साहब का तो स्टेटमेंट देना बनता नहीं है। किस तरह ये टीवी चैनल जो है उनकी स्टेटमेंट को चलाते हैं, अगर हम बाइस्ड ना हो उनकी तो स्टेटमेंट भी नहीं चलनी चाहिए। दूसरी जो बात आपने पूछी, बिल्कुल, अगर कल सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी खजाना को बुलाया हुआ है, उनसे कहेंगे कि आप पैसे दें, आप इनकार नहीं कर सकते, ये आईनी जरूरत है। अगर मैं आप कहते हैं अनवार आपकी जॉब है मॉर्निंग शो करना, आपकी भी जॉब है, तो आप आके कहते हैं कि जी आज मॉर्निंग शो हम नहीं करेंगे क्योंकि हमारा कैमरामैन बीमार है, तो आपको इसलिए तो नहीं रखा गया ना, फिर आप घर चले जाएं, या मैं अपनी ड्यूटी नहीं दे रहा घर चले जाऊं, या तो आप रिजाइन कर दें कि भाई हमने ये बात कही और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, इलेक्शन कमीशन के अंडर ये बाइंडिंग है, आपको पैसे देने हैं जहां से मर्जी दें, आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है। दूसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है सिक्योरिटी से निकली है कि देखें हमारे फौजी जवान शहीद हो रहे हैं, उनके पेरेंट्स क्या सोचते होंगे कि ये किस पाकिस्तान की हिफाजत करते हुए हमारे बच्चे जो है अपनी जान का नजराना पेश कर रहे हैं। एक वालिद का तो इतना बड़ा दिल था, उन्होंने कहा मेरे 100 बेटे भी होते ना मैं इस मुल्क पे कुर्बान कर देता। तो एक तरफ पाक अफवाज बैठी है जहाँ पे लोग अपने बच्चों को पाकिस्तान की हिफाजत के लिए भेज रहे हैं, और पाकिस्तान के अंदर जिस तरह सियासी रवैये हैं तमाम जमातों के, ये तमाम लोग ही जिम्मेदार है ना। तो ये इस नहज पे ले आए, तो बिल्कुल अगर वो बुलाते हैं वज़ीर आज़म को कि ये वफाकी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, आपने इलेक्शन कराना है, और फिर इंतज़ार किया जाएगा। अगर वो डेट दे देते हैं कि 30 अप्रैल को इलेक्शन होने हैं और आपने अपने इंतजामात करने, फिर वो 30 नवंबर तक वेट करेंगे। जब 30 नवंबर की डेट गुजर जाएगी और इलेक्शन नहीं होंगे, फिर आप तौहीन अदालत में वज़ीर आज़म को भी बुलाएंगे, जो बयानबाजी कर रहा होगा उनके फैसले के खिलाफ या इलेक्शन ना होने के बारे में उनको बुलाया जाएगा, और बिल्कुल शहबाज शरीफ साहब के ऊपर तौहीन अदालत लग सकती है। अभी तो हम ये देख रहे हैं कि जो बेंच है वही सबसे बड़ा मसला है। अब 13 जमातें एक तरफ हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तरफ है, और 13 जमातें चाहती हैं कि फुल कोड बनाया जाए। ये मुतालबा गैर आइनी है या ये सियासी मुतालबा है? और अगर रेफरेंस दायर हो जाता है इन 3 जजेस के खिलाफ, तो फिर तो सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब दिखाई दे रही है। बहुत अहम सवाल किया आपने। इसमें ये चीज़ देखें कि चीफ जस्टिस का प्रेरोगेटिव है, और 5 रुकनी बेंच जो है वो फैसला भी दे चुका है कि जो सो मोटो एक्शन है वो चीफ जस्टिस लेंगे, और फिर वो इदारे के सरबराह हैं। इसी तरह आपने देखा कि इमरान खान साहब को इलेक्शन कमिश्नर के साथ बहुत ज़्यादा इख्तलाफात थे, वो उनको नहीं मानते, उनके जो बात साथी उनको नहीं मानते, लेकिन क्या हुआ, वो अपने तौर पे फैसले कर रहे हैं। निगरान गवर्नमेंट का उन्होंने फैसला किया, वज़ीर आला का फैसला उन्होंने किया, उन्होंने इलेक्शन डिले करने का फैसला किया। वो एक इदारा है, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो आज़ादाना एक इदारा, उसके अपने फैसले कर रहे हैं। ये तो चीफ जस्टिस है पूरे मुल्क के, पूरे सुप्रीम कोर्ट के, हम उन पे एतबार नहीं कर रहे। अच्छा, जब उन्होंने इमरान खान की हुकूमत ख़त्म की और आपको हुकूमत दी, तो आपके लिए वो बहुत अच्छे थे। अब वो आपको उनके अंदर बुराई नजर आ रही है, हालांकि वो सिर्फ आइन को बचाना चाहते हैं। और अनवार, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम आइन से नबिया रूगर्दानी कर देंगे ना तो उस मुल्क में बचेगा कुछ नहीं। कोई फुल कोर्ट क्यों नहीं तश्कील दिया जा सकता, क्यों नहीं बनाया जा सकता? वो बना दे। देखिए, बात ये है कि पार्टीज के कहने के ऊपर तो जज नहीं लगाए जाते ना, या जजों की वो तो नहीं की जाती ना, अब तो पार्टीज है ना। अच्छा, फिर मजे की बात ये है कि यहाँ पे वफाकी गवर्नमेंट क्यों पार्टी बनी हुई है? निगरान वजीर आला या जो हुकूमत है पंजाब की और KPK की, इन्होंने इलेक्शन करवाने हैं, और 18वीं तरमीम के बाद सूबों की जिम्मेदारी है, वफाक तो उसमें से कट चुका है। सारा बहरान इमरान खान की जो असेंबलीज हैं वो तहलील करने के बाद अब नहीं आप समझते कि हुआ? और इस वक्त जो PTI की, आपको लगता है कि वो माजी की एक सियासी बड़ी गलती कर दी इमरान खान साहब ने? या देखिए, आपकी तो उम्र हमसे बहुत कम है, हमने बहुत चीज़ें पाकिस्तान में होती देखी। हमने तो ये भी देखा कि ज़ियाउल हक के कहने के ऊपर नवाज शरीफ साहब ने पंजाब असेंबली तोड़ दी थी, ठीक है, उनके कहने पे। जिस तरह कहा जाता है कि परवेज इलाही ने इमरान खान के कहने पे गई, तो ये कोई नई बात नहीं। और सबसे मजे की बात कि वो नवाज शरीफ साहब खुद ही निगरान वज़ीर आला लग गए। तो ऐसे ऐसे काम इस मुल्क के अंदर हो चुके हैं। तो अभी एक जो उन्होंने गलती वाली बात की ना, आप देखें कि PTI का ग्राफ किधर जा रहा है। जो भी गलती अगर वो हो जाती है, मुझे याद है कि जावेद मियादाद का एक इंटरव्यू था, उन्होंने कहा था कि इमरान खान जब कोई फैसला लेता तो हम सब
परेशान होते थे कि ये खान साहब ने क्या कह दिया, और जब हम देखते थे कि उसी तरह होता चला जा रहा है तो हमारा यकीन पुख्ता हो जाता था। तो मेरे ख्याल से अल्लाह ताला मदद करता है। आप पॉपुलैरिटी का ग्राफ देख लें, ग्राउंड पे आप रियलिटी जाके चेक कर लें, जो भी गलती भी अगर कर रहे हैं लेकिन मरीम नवाज की अगर हम स्टेटमेंट्स देखें पिछले कुछ अरसे से, अगर वो मीडिया से बात कर रही हैं, किसी को इंटरव्यू दे रही हैं या जलसे में बात कर रही हैं, तो वो ये कह रही हैं कि जो तराजू के पलड़े हैं वो बराबर नहीं हैं, वो बराबर पहले होंगे, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा तब हम इलेक्शंस में जाएंगे। अब ये अजीब सी बात है ना। अब एक ज़माना था कि जस्टिस कयूम मरहूम को टेलीफोन करके जो है वो ऑर्डर करवाए जाते थे कि भाईजान ने क्या है, भाईजान ने वो किया है, तो वो वक्त गुजर चुका है ना। हम कौन कौन पलड़े बराबर करेगा। ये सुप्रीम कोर्ट एक सुप्रीम इदारा है, उन्होंने खुद से सारे फैसले करने हैं, और वहाँ पे चीफ जस्टिस मौजूद है, और चीफ जस्टिस जो है वो बड़े पाए के वकील होते हैं, फिर मुख्तलिफ अदालतों में बैठे होते हैं, तो ये कंट्रोवर्सीज तो चलती रहती है। लेकिन एक ब्रेक की जानिब हमें जाना है, और नसीम साहब ने एक जुमला बोला कि इमरान खान साहब जो हैं वो आप देखें, उनका ग्राफ देखें कितने वो पॉपुलर हैं, कितनी उनकी मकबूलियत है। तो क्रेडिबल या केपेबल इस मुल्क के लिए होना ज़्यादा ज़रूरी है कि मुल्क के फैसले दुरुस्त हो, या फिर पॉपुलैरिटी जो है वो इस पर मेरिट है? इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद, इससे जवाब भी लेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। न्यू पाकिस्तान रमज़ान स्पेशल ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर से खुश आमदेद कहते हैं। और ब्रेक से पहले एक सवाल मैं नसीम साहब के लिए छोड़ कर गई थी, और वो उन्हीं के जुमले से मैंने कि आपने कहा कि खान साहब का जो ग्राफ है पॉपुलैरिटी का, नो डाउट इस वक्त खान साहब अपनी मकबूलियत की पीक पर है, और ये बात मेरे ख्याल से जो उनके ऑपोजिट हैं वो भी अब मानने को तैयार है। लेकिन क्या पॉपुलर होना ज़रूरी है, परफॉर्मेंस या क्रेडिबिलिटी या केपेबल होना? क्योंकि इस वक्त ऐसा लग रहा है बज़ाहिर जो पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा है कि कोई भी मुल्क के बारे में नहीं सोच रहा। जो हमारी इकोनॉमी की सूरत हाल है कितनी वर्स्ट हो चुकी है। बहुत अच्छा सवाल है आपका। पॉपुलैरिटी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने इक़्तिदार में आना है, लेकिन परफॉर्मेंस जो है, क्रेडिबिलिटी जो है, वो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो आज का यंगस्टर्स है ना, मैं उनकी आपको बात बताता हूँ कि जब मैं उनसे पूछता हूँ कि इमरान खान पॉपुलर है क्यों, वो कहते हैं देखें जब वो क्रिकेट में थे ही परफॉर्म्ड, उन्होंने परफॉर्म किया। पाकिस्तान के वाहिद कप्तान हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप जीता जी, और बहुत बड़े बड़े कप्तान आए थे, मुश्ताक मोहम्मद थे, कारदार साहब थे, जावेद मियादाद थे, लेकिन कोई कप्तान वर्ल्ड कप नहीं जीत सका। फिर उन्होंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया शौकत खानम का, अभी तक पाकिस्तान में उस लेवल का जो है वो कोई हॉस्पिटल नहीं बन सका। फिर उन्होंने एक बनाया, फिर उन्होंने दो बनाए, फिर कराची में तीसरा बन रहा है। तो यंगस्टर्स को उनकी परफॉर्मेंस की नजर आती है। अच्छा, जो 92 के इवन बाद भी बच्चे पैदा हुए ना, जब वो गूगल करते हैं 92 से पहले, तो वहाँ देखते हैं कि वहाँ पे एक और मतलब खूबसूरत से खान साहब खड़े हुए। तो ये उनकी क्रेडिबिलिटी है, इस वजह से लोग उनके ऊपर यकीन करते हैं। असल में लोग जो है ना बहुत ज़्यादा क्या कहना चाहिए तंग आ चुके हैं इन चीज़ों से। और फिर हमारे मुल्क में जो परसेप्शन बनाया जाता है, मीडिया ट्रायल जो किया जाता है, मैं नहीं कहता कि नवाज शरीफ साहब करप्ट हैं या जरदारी साहब करप्ट हैं, क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं इस बात का। लेकिन आप देखें कि नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में ही जरदारी साहब के ऊपर क्या क्या इल्जामात नहीं लगाए गए, 10% उनको टैग किया गया, और बहुत सारी चीज़ें। इसी तरह फिर ये पनामा आया, दूसरी एवन फील्ड के फ्लैट्स थे, उस पर इतना मीडिया ट्रायल हुआ। तो ये एक परसेप्शन बन जाता है ना, उसमें खान साहब कामयाब है क्योंकि उनका परसेप्शन बहुत अच्छा है। वो सड़क पे बैठ के खाना खाना शुरू कर देंगे, लोग उनको देखते हैं, जो आपने कहा ना कि इमेज बिल्डअप होने वाली बात है। तो एक करिश्मेटिक पर्सनैलिटी है, जो फैसला करते हैं वो दुरुस्त निकल आता है। सोशल मीडिया का उन्होंने सही इस्तेमाल किया, उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया। जिस तरह से आप परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, तो अगर हम उनके दौरे इक़्तिदार की बात करें तो उसमें वो खासा कुछ डिलीवर नहीं कर सके। जो वादे उन्होंने किए, जो बातें उन्होंने की, जहाँ करप्शन की वो बातें करते रहे, हमने देखा कि जब खान साहब की हुकूमत आई तो फिर जो हमारा करप्शन का इंडेक्स था वो और ख़राब हो गया। अच्छा अनवार, इस हवाले से भी बात करते हैं। नसीम सिद्दीकी साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन ही है, लेकिन एक अहम खबर है वो नाजरीन के साथ शेयर करते रहे। कुछ इंकशाफात स्टेटमेंट सामने आई हैं। कहा यह महमूद भट्टी साहब की जानिब से, जिन्होंने इंकशाफ किया है कि साकिब निसार को डैम फंड के लिए पैसा चाहिए था और अपने भाई के अस्पताल के लिए मेरी रिपोर्ट ख़त्म करना थी, और इस वजह से मेरी तलाक भी हुई, मुझे स्टंट डल गए, मैं पाकिस्तान से चला गया। और अब एक वकील है जो ये कहता है कि मैं जजेस को फैसले लिख कर देता हूँ, उसने मेरी माँ की यतीम खाने के लिए ली हुई ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है। अच्छा, यहाँ पर हम बताते चले, बहुत सारे लोग जानते हैं जो महमूद भट्टी साहब हैं, वो ही इज़ अ नोन फैशन डिज़ाइनर पाकिस्तान के। बिल्कुल, तो उनकी जानिब से ये स्टेटमेंट जो इंकशाफात हैं वो अब मंजर आम पर आ रहे हैं। इससे पहले भी हमने देखा है
कि बहुत से लोग इस तरह के इंकशाफात कर चुके हैं। महमूद भट्टी साहब ने हमें कॉल पर ज्वाइन किया, उनसे मजीद बात करेंगे। महमूद साहब, जो इंकशाफात आप कर रहे हैं उसको आप एग्री करेंगे दोबारा से हमारे शो पर, उसकी तस्दीक करेंगे कि आपने जो ये कहा है कि 25 लाख रुपए जब डैम फंड में दिए तो जो केस था वो खत्म कर दिया गया साकिब निसार की जानिब से? बिल्कुल बिल्कुल सही है। वो जनाब वो आए थे हॉस्पिटल में वहाँ पे छापा मारने के लिए, लेकिन वो जज का एक रोल नहीं है, कि जस्टिस का कोई रोल नहीं है हॉस्पिटल में आने। वो हेल्थ वाले आते हैं और जब इनको पैसे मिल गए और मेरे पानी जाके इसके डैम में पैसे दे आए, उसके बाद 2 तारीखों के बाद केस ही खत्म हो गया। केस अभी चला ही नहीं है, केस कभी चला ही नहीं है, मुझे कभी बुलाया ही नहीं इसके बाद। अच्छा, तो महमूद भट्टी साहब, आपके पास ये ऑब्वियसली ये छोटी खबर नहीं है, छोटी बात नहीं है, आपके पास एविडेंस भी मौजूद हैं, आप इसको मजीद मंजर आम पर मीडिया के सामने लेकर आएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने इंशाल्लाह पाकिस्तान जब मैं आऊँगा, क्योंकि वो मैंने आपने अभी ज़मीन का जिक्र किया है, वो ज़मीन जो मैंने एक वकील को छोटी लेटर दिया था, यतीमखाना वहाँ पे बनना था, और वो जब मुझे पता चला उसने अपनी और अपनी बीवी के नाम पे ज़मीन करवा ली, और जब मैंने स्टे ऑर्डर लिया उसने पकड़ के मुझ पे कोई 17 केस बना दिए। तब जनाब महमूद साहब, डायरेक्ट आपकी बात होती रही साकिब निसार साहब से, या कोई और भी मौजूद था जो आपकी डील करवा रहा था या उनसे बात करवा रहा था इस बारे में? नहीं, मेरी डील कोई नहीं करवा रहा था। मेरे हॉस्पिटल जो मेरे 2 पार्टनर ना, वो जाके फंड में पैसे दे आए थे, इनको जाके 2 दफा इनको बुलाया, क्योंकि मैं तो अगले दिन वापस आ गया था। वो चेक के थ्रू इनको पैसे दे आए थे इनके फंड में जाके, वो उसके बाद इन्होंने 2 तारीखों के बाद कभी बुलाया ही नहीं है। उसका डील का क्या चक्कर था? वो फंड में अपने वो डैम जो बना रहा था वहाँ पे, पता नहीं वो डैम किधर गया, बन गया या नहीं बन गया, मैं तो बाहर होता हूँ, तो वो डैम शाम में अपने वो पैसे डाल रहा था। ये कौन होता है? मतलब ये जाके लोगों से मामले पर काफी देर तक खामोशी रही, अब आपने इस पर वोकल होने के बारे में कैसे सोचा? पहले आपने बात क्यों नहीं की इससे मुतालिक? नहीं, मैंने पहले किए, क्यों नहीं मैंने की? मैं तो हमेशा इंटरव्यू में मैं करता हूँ। मैं एक वाहिद आदमी था, जब इसने मेरे साथ किया अगले दिन मैं फ्लैट लेके आऊँ तो मैंने यूट्यूब पे इंटरव्यू दिया बहुत बड़ा। बोले ये कौन होता है? मतलब आके हॉस्पिटलों में आके छापे मारना, वो तो हेल्थ वालों का रोल है, इसका कोई रोल नहीं है। वहाँ पे जज का काम है अदालत में बैठ के लोगों की चीजें सुनना, और ये अपने फंड के लिए पैसे मांग रहा था। ये तो मैंने शुरू में 4 साल पहले शो डाला था इस पर। ठीक है, लेकिन तासुर अभी कुछ ऐसा ही आ रहा है, जिस तरह से बहुत सी ऑडियो लीक सामने आई हैं, तो बहुत से लोग मंजर आम पर आ रहे हैं और बहुत सी बातें कर रहे हैं साबिक चीफ जस्टिस के हवाले से, तो यही तासुर आपके बारे में भी है? शायद टाइमिंग जो इस वक्त है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह की स्टेटमेंट्स की। नहीं, मेरा कोई टाइमिंग के साथ मेरा कोई चक्कर नहीं है। मेरी तो वो आपने सोशल मीडिया पे वीडियो जो पड़ी हुई है वो आप चेक कर लें जाके यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे, जो मेरे साथ ये पर्सनल टैग कर रहा था, कपड़े कैसे पहने हैं, डिजाइनर डाकू। मेरा ना सियासत से कोई चक्कर है, ना मेरा कोई लेना है ना कोई देना है। मेरा काम है फैशन का, और मेरा सियासत के साथ कोई चक्कर नहीं। अभी राइट नाउ आप फ्रांस में हैं, वापस कब आएंगे? अगर आप वापस आएंगे जल्द तो फिर क्या करेंगे? नहीं, मैंने क्या, मैं तो वापस आता था गरीबों के लिए काम करने के लिए। अब मैं जाता हूँ अदालतों में अपने जिस तरह से आपने बोला ना कि आप एविडेंस सामने रखेंगे या मजीद बात करेंगे, या बस आपने जितनी बात करनी थी वो यूट्यूब इंटरव्यू में आपने सारी डिटेल्स आपने शेयर कर दी हैं? नहीं, सारा कुछ पता है। वहाँ पे चेक के थ्रू पैसे गए हैं, वो चेक कर लें। ठीक है ना, मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। वो चेक की कॉपी आपको दिखा देंगे, ठीक है ना। मेरा बात सुने, मेरा कोई चक्कर नहीं है किसी सियासत के चक्कर में। मैं सियासत मैं नहीं जानता। मैं एक डिजाइनर आदमी हूँ, मैं गरीबों के लिए काम करता हूँ, यतीमों के लिए काम करता हूँ, यूनिवर्सिटी में मैं लेक्चर देता हूँ। मेरा कोई रोल ना लेना बेटा, मेरा रोल है सिर्फ यूनिवर्सिटी में लेक्चर देना, फैशन करना, ये करना, मेरा और कोई रोल नहीं। ठीक है महमूद साहब, ये जो आप कह रहे हैं ट्रांजैक्शन हुई है, ये कैश हुई थी या चेक दिया गया था? नहीं यार, हम चेक पे पैसे जाते हैं, कैश कौन देता है? ठीक है, तो फिर सारी डिटेल्स आपके पास तो डिटेल्स उसकी होंगी कि आपने, पता है लॉस हो सकती है। तो फिर आपके पास सारी डिटेल्स होंगी कि जो डैम फंड में पैसे गए हैं उसका पूरा प्रूफ आपके पास मौजूद होगा। बिल्कुल डेफिनेट। जो चेक के थ्रू होता है तो कैश होते हैं, तो उसके प्रूफ होते हैं ना आपके पास। ऐसे आदमी बुलशिट बातें थोड़ी कर देता है टीवी पे आके। और मैंने ना तो इलेक्शन लड़ना है, ना मैंने हीरो बनना है, ना मैंने मिनिस्टर बनना है। मुझे कोई चीजों की शौक नहीं है मुझे।
तो महमूद भट्टी साहब, जिस तरह से मैं आपसे जानना चाह रही थी कि अगर आप पाकिस्तान आते हैं तो अब वो तो अपने ओहदे पर उस तरीके से तैनात नहीं है, अब आप उनके अगेंस्ट किसी किस्म की कोई कार्रवाई, कोई एक्शन करना चाहते हैं? नहीं, मैं सुने जरा, आप ये तो पाकिस्तान अल्लाह मियां करे, इतना प्यारा मुल्क है, इनका अदालती सिस्टम सही हो जाए, इनकी चीजें सिस्टम हो जाए, ये अदालतों का सिस्टम नहीं है। मैं बाहर जाता हूँ, दुनिया 21 कंट्रीज में मेरे ऑफिस होते थे, 80 मुल्कों में मैं जाता था, ठीक है ना, पूरी दुनिया मुझे जानती है और मुझे मेरा कोई रोल नहीं है, मेरा सिर्फ रोल ये है पाकिस्तान हमारा मुल्क अच्छा हो जाए, अच्छा सिस्टम चले, क्योंकि मैं अब तरीकों पे जाता हूँ ना, मैं देखता हूँ अदालतों का सिस्टम कितना खराब है, तो मुझे देख के बहुत अफसोस होता है। ठीक है, लोग 22, 23 में आगे चले गए, हम पीछे चले गए। बहुत बहुत शुक्रिया मारूफ फैशन डिजाइनर महमूद भट्टी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नसीम सिद्दीकी भी हमारे साथ इस वक्त इन स्टूडियोज मौजूद। मेरे पास तो वर्ड्स नहीं है कि अब ये जो सिचुएशन सामने बन रही है, इंकशाफात हो रहे हैं, क्या और टाइमिंग हम देख रहे हैं इंकशाफात क्या हो रहा है मुल्क के साथ। शायद बड़ी इंपॉर्टेंट अनवर, टाइमिंग की बात ये भी होता है कि जब मैंने कोई अपने दिल के अंदर बात छुपा के रखी हुई है, मैंने देखा कि अनवार ने ये बात करनी शुरू कर दी है, नबिया ने ये बात जिक्र करना शुरू कर दिया, तो फिर मुझे भी हौसला मिलता है कि जो मेरे साथ हुआ है मैं बताऊं। अच्छा, महमूद भट्टी साहब को मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ, बड़े पुराने हमारे जानने वाले, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। ये जो है ना बहुत ज्यादा चैरिटी का काम करते हैं, इस तरह के लोगों को आप डिसहार्ट करते हैं, ये बाहर से आए हैं, जो यहाँ से इकोनॉमिक माइग्रेंट्स होते हैं। भट्टी साहब, ये हमारे निजाम आदिल पर कितना बहुत बड़ा बड़ा सवालिया निशान है और नहीं, कोई हैरानी वाली बात तो नहीं है। अगर आप इंडेक्स देख लें तो 130वें नंबर पे आम लोगों के लिए तो है ना, उनका तो फिर एतमाद उठ गया ना अदलिया से। टॉकिंग अबाउट, मैं बता रहा हूँ कि जस्टिस नहीं, वो तो चीफ जस्टिस उसी निजाम का हिस्सा है ना। 130वें नंबर पे है अदल प्रोवाइड करने वाले मुल्कों में, हमारा नंबर 130 नंबर पे, तो फिर अचंभे की क्या बात है। आप चले जाए हमारे जितने भी लोअर कोर्ट्स हैं और वहां जाके अगर आप केसेस देखें, लोग जिस तरह आए होते हैं, आपको रोना आ जाएगा। लोग 5-5 हजार की जमानत की वजह से जेलों के अंदर पड़े सड़ रहे हैं। लोग खत्म हो जाते हैं लेकिन उनके जो केसेस हैं वो खत्म नहीं होते, उनको इंसाफ नहीं मिल पाता है। बहुत शुक्रिया नसीम सिद्दीकी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा स्टे विद अस। जलालपुर भटिया के इलाके वजह शरीफ में तुर्की में तामीर आया सूफिया मस्जिद की तर्ज पर दिलकश मस्जिद तामीर की गई है। 2 एकड़ के रकबा पर तामीर की गई मस्जिद 5 साल की कलील मुद्दत में मुकम्मल हुई। 2015 में शुरू की जाने वाली मस्जिद पर इलाका भर के लोगों ने दिल खोलकर खर्च किया। अपनी मदद आपके तहत करोड़ों रुपए की लागत से तामीर होने वाली मस्जिद में मर्दान समेत मुख्तलिफ इलाका जात का पत्थर इस्तेमाल किया गया है, जबकि शीशे की कशीदकारी का काम मुल्तान के रहायशी कारीगरों ने बड़ी ही नफासत से सर अंजाम दिया है। आया सूफिया की तर्ज पर तामीर होने वाली मस्जिद के 28 गुम्बद और 4 मीनार हैं। मस्जिद के दरवाजे दियार की लकड़ी से बनाए गए हैं, जिन पर चिनियोट के कारीगरों ने दीदा जेब और दिलकश डिजाइन से नक्श निगारी की है, जिसे देखने वाला देखता ही रह जाता है। मस्जिद के सहन में फवारा मस्जिद की खूबसूरती में मजीद इजाफा करता है। लाहौर से यहाँ पर आए हो जी, और मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने ये देख के पहले गए थे और मुझे उन्होंने पिक्चर दिखाई इसकी, और थोड़ी सी रिसर्च करने के बाद पता चला कि जी ये तुर्की की एक जामे मस्जिद है जिसका नाम आया सोफिया है, उसी की तर्ज पे इसको बनाया गया जी। और आज मैं अपने घर वालों को, बच्चों को लेकर यहाँ पर आया हूँ ताकि वो भी ये देखें और उनकी भी दिलचस्पी बढ़े मस्जिदों की तरफ। जी, मैं बहुत दूर से मस्जिद की ज़ियारत के लिए आया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मस्जिद की ज़ियारत की, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत तरीन मस्जिद बनाई गई है। जी, ये मस्जिद तुर्की की खूबसूरत मस्जिद आया सूफिया की तर्ज पे बनाई गई है और यहाँ पे बहुत ही उम्दा किस्म का इसमें काम किया गया है। जलालपुर भटिया से 10 किलोमीटर के फासले पर पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन मसाजिद में से एक इस मस्जिद को देखने के लिए दूर दराज के इलाकों से शहरियों का तांता बंधा रहता है। इस हसीन और जमील मस्जिद को देखकर सियाहों का ईमान ताज़ा हो जाता है। कैमरामैन अली के साथ मोहम्मद जाहिद मुनीर, नियो न्यूज़, जलालपुर भटिया। तो जाहिद मुनीर की बहुत ही खूबसूरत रिपोर्ट, और क्या ही बात इस मस्जिद की। जब मैं देख रही थी कि आया सोफिया की तर्ज पर बनाई गई है तो पहले यकीन नहीं आया, लेकिन जब ये रिपोर्ट देखी है तो वाकई ही बहुत ही खूबसूरत मस्जिद तामीर की गई है। बिल्कुल जो डिज़ाइन किया गया है बिल्कुल उसको मद्देनजर रखकर किया गया है। और यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे कारीगर हैं, जिस तरह से बताया गया चिनियोट के जो कारीगर थे उन्होंने लकड़ी का काम किया है, मुल्तान से कुछ कारीगर बुलवाए गए थे, तो जो वो एक खूबसूरती है और जो एक परफेक्ट काम किया गया है, तो यहाँ पर भी ऐसी टीम्स, ऐसे कारीगर मौजूद हैं जिनके पास डिग्रीज तो नहीं है, लेकिन उनके हाथ में इतना ज़बरदस्त हुनर है
कि वो इतना खूबसूरत काम करें जो हम इस मस्जिद की शक्ल में देख रहे हैं। बिल्कुल, प्रोग्राम में वक्त हुआ इसके साथ ही एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हेडलाइंस के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस।